पॉइंट पूछेगा इनका जन्म बताइए। इनका हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, समझ में आया। स्थल अगर पूछा जाएगा तो बताइए कब हुआ था। स्थल में महू मध्य प्रदेश में, यानी एमपी के अंतर्गत इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। सवाल अगला पूछ लिया जाएगा कि भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था, बोलो क्या नाम था, भीमाबाई। बात समझ में आ गया। इनकी पत्नी का नाम बताना। अच्छा पिता का नाम बता दीजिए पहले। राम जी सतपाल। बात समझ में आ गया। पत्नी इनकी दो थी, पत्नी थी एक रामाबाई, अच्छा तुकाबाई थी, तुकाबाई थी और एक थी कौन, सविताबाई। क्या नाम था, सविताबाई। बात समझ में आ गया ना। सवाल पूछा जाएगा इनका बेटा का नाम बताइए, यशवंत अंबेडकर। क्या नाम था, यशवंत अंबेडकर। ये इनकी हाला मत कीजिए, ये इनकी बाल बच्चा का नाम हुआ। बात समझ में गया ना। ये इनका परिचय हुआ, इतना समझ में आया। सवाल और क्या पूछा जाएगा, सवाल यह पूछा जाता है पेपर में कि भीमराव अंबेडकर कौन थे। बात समझ में गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन्हें संविधान के जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, संविधान के अगर पूछा जाएगा कि जनक किसको माना जाता है, तो जनक माना जाता है भीमराव अंबेडकर। सवाल पेपर में पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम विधि मंत्री की जैसे ही बात करेगा तो हम लोग लगा लेंगे कौन सा, हाँ भीमराव अंबेडकर। सवाल पेपर में पूछा जाएगा प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बोलो भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत है तो समझ में आ रहा है, बोलो दिक्कत होगा तो आप लोग बताते चलिएगा, थोड़ा और कम कर देंगे। बात समझ में आ गया। लेकिन प्रैक्टिस सेट जब भी चलता है ना तो उसको ऑपरेशन थिएटर में ही ले जाया जाता है। उसको चीड़ फाड़ कर दिए क्वेश्चन को, पूरा कुछ छोड़ना ही नहीं है, समझ में आया। प्रैक्टिस के मतलब ये होता है। ऐसे तो कोई कुंजिका गाइड से पढ़ के आएगा 1930 मार के चल जाएगा, उसके मतलब थोड़ी प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस की जिस मुद्दा पे बात आया उस मुद्दा को समाप्त कर दीजिए, समझ में, उससे अब संबंधित कोई क्वेश्चन छूटने वाला ना हो। बहुत लोग टीचर हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, लाएंगे क्वेश्चन नंबर टिक मार के चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, ऐसे करते हैं तो उन लोग का याद वाद कुछ नहीं रहता है। वो लोग आएंगे बस वहीं पढ़ के उत्तर आएंगे, टिक मार के चल जाएंगे, एक दो को बतावा याद रखेंगे, जन्म मृत्यु बस, और कुछ नहीं, समझ में आया। तो हमेशा इसको क्या करना है, चीड़ फाड़ करना है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए और इसका पूरा ऑपरेशन कर दीजिए। देखो आप देखो इसको पूरा डिटेल से और ऑपरेशन करते हैं, हो गया ना। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सवाल समझ में आया। और सवाल पेपर में पूछा जाएगा कि एक घटना था 24 सितंबर 1932 का। 24 सितंबर 1932 का महात्मा गांधी जी के साथ में और भीमराव अंबेडकर के बीच में विवाद हो गया, समझ में गया ना। इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत के बहुत सारे नेता, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद से लेकर बहुत लोग इन लोगों को क्या किए, मिलाए। इन लोग के बीच को बैठ के समझौता किए। इसको हम लोग बोलते हैं पूना समझौता या पूना पैक्ट। क्या बोला जाता है, अब देख लीजिए, पूना पैक्ट भी कहीं लिख दे और कहीं पूना समझौता भी लिख दे तो वही बात है। नहीं तो लड़की लोग का आने लगता है स्क्रीनशॉट मार के, सर आप तो पूना पैक्ट पढ़ाए या समझौता लिखा है, आप विलियम हॉकिंस पढ़ाए हैं वहाँ विलियम कुछ लिखा है, होता है। इन लोग एक अभी क्या हुआ, अभी हम कुशाण छापने लगे सब को छोड़ के, तो ये लोग लगा कि लाइने से सब कुछ होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अरे सबको इस पढ़ाना है, पहले कुछ भी हम लिख सकते हैं, बोलो हाँ। इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। देखिए बात बता रहे हैं कि इसमें क्या हुआ था ना कि ये 24 सितंबर में दिल्ली समझौता, इसको थोड़ी बोला जाता नहीं। पूना पैक्ट और क्या बोला जाता है, पूना समझौता, वह व्यक्तिगत सत्याग्रह को बोला जाता है। देखो ध्यान से। और एक क्वेश्चन था इनमें से, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तो सवाल पेपर में पूछ लिया जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर, 2 नेता थे। तो इन्होंने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। देखिए जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, मतलब पहली बार जब इनका निर्वाचन हुआ था
तो सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली बार इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था। निर्वाचन याद है आप लोगों को, निर्वाचन हुआ था बंगाल से। पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ, बंगाल से। लेकिन जब दूसरी बार हुआ तब कहाँ से हुआ, बॉम्बे से। दूसरी बार कहाँ से हुआ, उस समय बॉम्बे उसका नाम था। क्या नाम था, बॉम्बे। बात समझ में गया। तो पहली बार इनका निर्वाचन बंगाल से हुआ, दूसरी बार निर्वाचन कहाँ से हुआ, बॉम्बे से हुआ। इनको 1990 में मरणोपरांत नोबेल दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। 1990 में मरणोपरांत क्या हो जाएगा, मरणोपरांत क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। बात समझ में आ गया। एक बार ऐसे ही पढ़ा रहे थे और वहां पे मरणोपरांत नहीं लिखे थे। एक लड़की कही कि सर बताइए इनका मृत्यु कब हो जाता है, 56 में, 6 दिसंबर 1956 में। तो इनको नोबेल 90 में कैसे मिल गया, भारत रत्न। बात समझ में आ गया। एक तो सवाल था, तो याद रखना है मरणोपरांत भी मिलता है। समझ में आ गया ना। अगला और सवाल पूछ लिया जाएगा कि इनका नारा बताइए, नारा क्या था। नारा संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। संगठित रहो, उसके बाद शिक्षित बनो और क्या करो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो और क्या करो, संघर्ष करो। बात समझ में गया। इसको जीवन का परिभाषा भी माना जाता है। क्या माना जाता है, जीवन की परिभाषा यही होती है। अगर सवाल कोई पूछ लिया जाएगा कि जीवन, लाइफ का डिफिनेशन क्या होता है, तो यही परिभाषा रहता है हमेशा। संगठित रहना है, शिक्षित बनना और संघर्ष करना है। और पेपर में सवाल पूछ लिया जाएगा कि इनकी समाधि स्थल आप लोग बताइए। समाधि स्थल की बात पूछा जाएगा, चैत्य भूमि। क्या होता है, चैत्य भूमि। बात समझ में गया। सवाल और पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनका मृत्यु का पूरा डेट बताइए। तो 6 दिसंबर 1956 में ना, 1956 में दिल्ली के अंतर्गत क्या हो जाता है, मृत्यु। लेकिन इन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए। जैसे पेपर में सवाल पूछ लिया जाएगा कि इनकी पत्रिका, अगर बुक की बात करेगा तो पहले बुक पढ़िए, पुस्तक। पुस्तक के बाद पढ़े थे, बोलो कौन सा। पहला है पाकिस्तान पर विचार। कौन थे, पाकिस्तान पर विचार। उसके बाद अछूता, क्या पढ़ा है, अछूता। इनका क्या हो जाएगा, अछूता। उसके बाद अछूता हो जाएगा क्षुद्र कौन और कैसे। क्षुद्र कौन और कैसे, क्षुद्र कौन और क्या हो जाएगा, कैसे। समझ में गया ना। तो पाकिस्तान पर विचार, क्षुद्र कौन और कैसे, अछूता, ये सब क्या हो गए, बुक। और है इनका द बुद्धा इज धम, द बुद्धा इज क्या हो जाएगा, हिज थम। इनकी क्या हो जाएगी, बुक हो जाएगी। लेकिन सवाल इनका पत्रिका की बात करेगा तो पत्रिका 2 होती है। पत्रिका का जो है इनका 2 होती है। एक का प्रकाशन 1920 में हुआ था, जिसका नाम था मुकनायक। क्या नाम था, मुकनायक। दूसरी पत्रिका 1927 में बनी थी, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। क्या नाम था, बहिष्कृत भारत। ये 2 इनकी क्या था, पत्रिका था। ये दोनों क्या थी इनकी पत्रिका, मुकनायक और बहिष्कृत भारत। एक इन्होंने 1924 में संगठन भी बनाए थे, बहिष्कृत हितकरणी सभा। बहिष्कृत हितकरणी क्या हो जाएंगे, हितकरणी सभा की स्थापना कब किए थे, बोलो 1924 में। 1930 ईस्वी में डिस्प्रेस्ड एसोसिएशन कॉलेज की स्थापना किए थे। क्या नाम था, डिस्प्रेस्ड कॉलेज एसोसिएशन। कॉलेज क्या था, एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे, एसोसिएशन की स्थापना किए थे 1920 में। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वतंत्र मजदूर संघ उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगा, लेबर पार्टी। क्या हो जाएगा, लेबर पार्टी। पेपर में कभी ये अंग्रेजी वाला हटा के पूछ दे हिंदी वाला नाम, तो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र मजदूर संघ। ऐसे हो जाएगा, मजदूर क्या हो जाएंगे, संघ। क्या स्थापना इन्होंने कब किया था, 1900। एक और 1927 में संगठन बनाते हैं, जिसका नाम था समाज समता संघ। समाज समता संघ की स्थापना कब किए थे, बोलो 1927 में। तो ये सारे के सारा प्रश्न जो है ना कहीं छप के पेपर में आएगा। याद करना बहुत ज्यादा क्या जरूरी है। अब तो हमको लगता है कुछ छूटा नहीं है, बोलो कोई छूटा है, आप लोग के सेट वोट में जो दिया है सब में कुछ छूटा नहीं है ना। चलो हो गया ना, बोलो याद हो गया ये सब, क्या
आत्मकथा इनकी कौन सी? आत्मकथा किसी को नहीं माना गया। बहिष्कृत भारत जो था ना, बहिष्कृत भारत इनकी पत्रिका था, पत्रिका जिसमें इनकी जीवन की कुछ बातें लिखा गया था, और उसी पर इन्होंने एक संगठन बनाया था, बहिष्कृत हितकरणी सभा। समझ में गया ना? देखो अगला सवाल है, हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है सब लोग। देखिए अभी हम लोग पॉलिटी के क्लास में राष्ट्रपति खत्म किए हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी राष्ट्रपति चल ही रहा है। सवाल कर रहा है उपराष्ट्रपति के बारे में, इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग को उपराष्ट्रपति ही पढ़ना है। अच्छा बताइए तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग। महाभियोग जो लागू होता है वो किस सदन से? सदन विधानमंडल के होता है कि संसद का? संसद का होता है। बात समझ में गया? देखिए हम आप लोग को बताए थे, देखिए यहाँ समझ लेना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति समझ में तो आइए गया है, उपराष्ट्रपति समझ लेना है। समझ में गया ना? क्या समझ लेना है? उपराष्ट्रपति। ध्यान से समझिए, दोनों के लिए सदन एक ही होता है। दोनों के लिए सदन क्या होता है? सेम। इसमें होता है दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें भी होता है कई गो? लोकसभा और राज्यसभा। समझ में गया? ध्यान से समझना है, राष्ट्रपति के चर्चा लोकसभा हो जाएगा ना, राष्ट्रपति के चर्चा आर्टिकल किसमें? 52 में। वहीं उपराष्ट्रपति की बात करेगा आर्टिकल किसमें? 63 में। देखिए हम क्वेश्चन बताए थे, महाभियोग जो था, महाभियोग क्या था, तो इसके बारे में हम बताए थे कि जब राष्ट्रपति जो होते हैं ना, संविधान के किसी पॉइंट को अतिक्रमण करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के द्वारा एक प्रक्रिया लाई जाती है, इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। वहां हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि महाभियोग सच में लागू होता है केवल राष्ट्रपति पे, उपराष्ट्रपति पर दिखावा होता है, सेम प्रक्रिया होती है, इसीलिए कहा जाता है कि ये भी क्या है? महाभियोग। लेकिन महाभियोग की जो रियल तकनीकी है वो कहाँ लागू होता है? राष्ट्रपति पे। हम बताए थे कि महाभियोग जो शब्द है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया और इसका चर्चा आर्टिकल 61 में किया गया। कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि महाभियोग की चर्चा किसमें? 61 में किया गया है। इसमें किया गया है 61 में। अब देखिए 61 में महाभियोग मिलता है और महाभियोग 4 चरण में पूर्ण होता है। राष्ट्रपति के बारे में बताए थे कि वह कहीं से स्टार्टिंग हो सकता है। लोकसभा से अगर स्टार्ट होगा तो 1/4 सदस्य क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद दूसरा चरण में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। तीसरा चरण में यह होता है कि लोकसभा 2/3 बहुमत से क्या करेगा? और पारित करके यह प्रस्ताव कहाँ भेजेगा? जब राज्यसभा क्या करेगा? जांचेगा सही है कि गलत। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो समझा जाएगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग हो गया। लेकिन अब ध्यान से समझना है, उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति में जब भी महाभियोग लगेगा वह हम लोग का लोकसभा से नहीं लगेगा। कहां से नहीं लगेगा? जब भी स्टार्ट होगा महाभियोग कहां से? राज्यसभा से। कहां से? राज्यसभा। और सेम राज्यसभा से स्टार्ट होगा, लेकिन प्रक्रिया सेम होगा। राज्यसभा से स्टार्ट होगा, 1/4 सदस्य क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे, 25% लोग। उसके बाद 14 दिन पहले क्या दिया जाएगा? सूचना। तीसरा में किया जाता है 2/3 और चौथा में ये कहाँ भेज देंगे? पारित नहीं होता है लेकिन प्रस्ताव जांचने के लिए देते हैं। समझ में गया ना? और ये जांचेगा, जांचने के बाद अगर ये 2/3 बहुमत से पारित करेगा तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा महाभियोग। क्या हो जाएगा? तो सवाल पूछा है उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा, संसद द्वारा एवं आधे से अधिक विधानसभाओं के द्वारा। देखिए हम बताए थे कि ये जो महाभियोग जो प्रक्रिया है, क्रिया है, यह लाता कौन है? सांसद लोग लाते हैं, संसाधन लाता है। तो क्योंकि ये लोकसभा की बात हुआ, तो राज्यसभा में जब भी महाभियोग का प्रस्ताव आएगा, भले प्रक्रिया महाभियोग होगी लेकिन लाने का काम कौन करेगा? राज्यसभा। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा राज्यसभा के संकल्प के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के संकल्प के द्वारा। कोई दिक्कत है इसमें? बताइए। समझ में गए ना? अब सवाल पूछना है कि सवाल पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है बताइए?
इसका वेतन होता है 0 रुपया। कितना होता है इनका? राज्यसभा के सदस्य होने के नाते, राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको 4 लाख रुपया दिया जाता है। सभापति के कारण कई लाख रुपया? 4 लाख रुपया दिया जाता है। समझ में गया ना? तो ये बात याद रखना है। बाकी इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगला टॉपिक में पढ़ाना है। तो आंसर हो जाएगा ना? चलो देखो, उड़ीसा दिया है, उत्कल तट उड़ीसा। देखिए, जब भी जीके जीएस मजबूत करना होगा तो राज दर्शन पढ़ा जाता है। और राज दर्शन ही न कि वहाँ के फूल पढ़िए कि गुलाब होता है, पशु पढ़िए, ये सब पेपर में नहीं पूछा जाता। समझ लगे ना? जब भी राज दर्शन का अध्ययन किया जाता है तो वहाँ के कम से कम ये याद रखना है कि लोकसभा राज्यसभा कितना है। ये भी अगर पढ़ के जाना है तो एग्जाम के समय, अभी फालतू में इतना प्रेशर लेके दिमाग में नहीं याद रखना है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, सीएम कौन है, इस समय एग्जाम के 2-4 दिन पहले पढ़ा जाता है। समझ में गया ना? पहले से पढ़ के रखोगे, इतना कठिन कठिन नाम होता है और 2 दिन बाद चेंज हो जाएंगे लोग। समझ में? तो एग्जाम के समय पढ़ा जाता है। राज दर्शन में यह पढ़ा जाता है कि यहाँ के इतिहास क्या था, भूगोल क्या था, इकोनॉमिक्स क्या था। बात समझ में गया ना? ये पढ़ा जाएगा तो खत्म हो जाएगा। देखिए, वो यहाँ पूछा है कि उत्कल दिवस किस राज्य से मनाया जाता है? उड़ीसा से। उड़ीसा से क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए हैं कभी? बोलो, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? देखिए, जब भी उड़ीसा की बात करेगा तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936। इसी स्थापना के उपलक्ष्य में उड़ीसा के अंदर उत्कल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्थापना के अवसर पे ही उड़ीसा में क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस। सवाल पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि बताइए उड़ीसा की, रुक जाओ एक सेकेंड, उड़ीसा की राजधानी सबको याद है? भुवनेश्वर याद है? अच्छा बताइए तो केरल की राजधानी? रुक जाओ, अल्लाह क्यों कर रहे हो? बोलिए। तिरुवनंतपुरम। त्रिपुरा की तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की राजधानी? रुक जाओ, बोलो। बंगलोर। सही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ होता है? बोलिए आप। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अच्छा बताइए तो, लड़की बताइए, मणिपुर की राजधानी बताइए तो। हाँ सही है। आप बताइए, नागालैंड की राजधानी? मिजोरम का? चलो देखो, अभी सब पढ़ोगे तो लोग उठ के समझेगा। देखो ध्यान से, 1 अप्रैल 1936 में, ध्यान से समझना है, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर माना जाता है। सवाल अगर पूछ लिया जाएगा कि मंदिर का शहर किसको बोला जाता है? मंदिर का शहर किसको कहा जाता है? भुवनेश्वर। समझ में आ गया? सवाल यहाँ, अब देखिए यहाँ से सवाल पेपर में क्या क्या बन के आता है। पहला सवाल यह होता है कि यहाँ पे पारादीप बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। और यह जापान के लिए लौह अयस्क का निर्यात करता है। किसके लिए? जापान के लिए लौह अयस्क का क्या करता है? निर्यात करता है। तो सवाल पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि पारादीप बंदरगाह जो है कहाँ है? उड़ीसा में। सवाल और पूछा जाए कि यहीं पे पड़ता है कटक। क्या पड़ता है? बिहार पुलिस के परीक्षा में, सुनो ध्यान से, बिहार पुलिस के पेपर जो रद्द हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन यही था कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। क्या होता है? चावल अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र कहाँ माना जाता है? उड़ीसा में माना जाता है। बात समझ में आ गया? उड़ीसा में माना जाता है। और ध्यान से समझना है, अगला सवाल पूछा जाएगा कटक पारादीप बंदरगाह के बाद यहाँ होता है कोणार्क। कोणार्क का कौन सा मंदिर है? इसको हम लोग सूर्य मंदिर की दर्जा दिए हैं। कौन सा मंदिर माना जाता है? सूर्य मंदिर। नरसिंह वर्मन प्रथम बनवाए थे। नरसिंह वर्मन कौन बनवाए थे? प्रथम इसका निर्माण किए थे। बात समझ में आ गया? तो ये 3 समझ में आया।
यही उड़ीसा में एक पूरी जगह है। कौन सा जगह है? पूरी जगह है जहाँ पर गोवर्धन पीठ है। बात समझ में गया? ये गोवर्धन पीठ क्या था? गोवर्धन पीठ तो शंकराचार्य जो थे भक्ति आंदोलन के प्रचार के लिए बनाए थे। कौन बनाए थे? शंकराचार्य। बात समझ में गया? शंकराचार्य। अगला सवाल देखिए, आंसर तो सब लोग को समझ में आ गया ना। अब देखिए और सवाल पूछा जाएगा उड़ीसा से। देखिए उड़ीसा से और सवाल क्या क्या होता है कि उड़ीसा में एक जगह है तलचर। क्या है? तलचर। उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है? कोयला पाया जाता है तलचर में, उड़ीसा के तलचर में। यहीं पे होता है राउरकेला, है ना। राउरकेला इस्पात संयंत्र है। कौन सा संयंत्र है? इस्पात संयंत्र। तो उड़ीसा के तलचर में कोयला सबसे ज्यादा और उड़ीसा के राउरकेला में इस्पात सबसे ज्यादा। और सवाल पूछा जाएगा कि उड़ीसा में यहीं पे पड़ता है केवझोर। क्या होता है? केवझोर होता है। कालाहांडी, कोरापुट्टा। क्या होता है? कोरापुट बोला जाता है इसको। ये होता है बक्साइट। यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिलता है? बक्साइट। अब ध्यान से समझना है, कभी बक्साइट ना देके एल्युमिनियम भी दे सकता है। तो एल्युमिनियम और बक्साइट में कोई अंतर नहीं है, इसका अयस्क ही होता है। तो क्यूझोर और कालाहांडी और कोरापुट यहाँ सब पाया जाता है। तलचर में कोयला, राउरकेला ये सब होता है ना। यहीं पे अगर याद रखेंगे तो एक संबलपुर जगह है। संबलपुर की अगर बात किया जाएगा तो संबलपुर जो उड़ीसा में जगह है, यहीं पे महानदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। बात समझ में गया? 1857 के क्रांति में यहीं से एक व्यक्ति भाग लिए थे। यहीं पे उड़ीसा में एक है बिरसा मुंडा हॉकी के स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? हॉकी स्टेडियम बताइए। तो ये है उड़ीसा में। बात समझ में गया? जो हॉकी के लिए है और भारत के हॉकी में सबसे बड़ा स्टेडियम है। समझ में आया? सवाल अगर उड़ीसा से और पूछा जाएगा तो उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पे लोहा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जैसे अगर बात करेंगे उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा में एक जगह होता है जिसका नाम होता है मयूरभंज। क्या नाम होता है? उड़ीसा के मयूरभंज में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। और इस मयूरभंज के अंतर्गत उड़ीसा में बहुत सारा क्षेत्र आ जाता है। जैसे सवाल में पूछ लिया जाएगा कि गुरुमहिसानी कहाँ है? गुरुमही क्या हो जाएंगे? महिसानी। सवाल पूछ लिया जाएगा बादाम की पहाड़ी उड़ीसा में है। बादाम की पहाड़ी। बात समझ में गया? सवाल और पूछा जाएगा सेलई पट्टी। क्या होता है? सेलई पट्टी के बाद और सवाल पूछा जाएगा गुरुमहिसानी, बादाम की पहाड़ी, सेलई पट्टी, जाजपुर। क्या होता है? जाजपुर। उसके बाद मंगला टोली। क्या हो जाएगा? मंगला टोली। बासी पानी। ये सब में ये क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। समझ में आया? तो दिक्कत है इसमें। तो उड़ीसा के अंतर्गत ये होता है। एक लिखा पानी, आप लोग रुक जाइए, सवाल बताइए। तो लिखा पानी दर्रा कहाँ पाया जाता है? रात में, लद्दाख में। और कोई बताएगा? बोलो। और कोई बताएगा? अरुणाचल प्रदेश। ये सवाल समझ में आया? बोलो, ध्यान से समझो। ये हो गया ना? बताइए यहाँ के 3 झील के नाम कौन बताएंगे? उड़ीसा में 3 झील पाया जाता है। लोकटक झील उड़ीसा में है और शिल्पा झील और सुप्पा झील, कपारा झील। सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पे नेशनल पार्क कई गो? 4 गो। सिमलीपाल, भीतरकनिका, सतकोशिया, नंदनकानन। छऊ यहाँ सबसे फेमस है त्योहार होता है ना। पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, कुडली छऊ, कई को 3-4 प्रकार से बनाया जाता है। तो उड़ीसा में कोई दिक्कत है? बोलो। हाँ, ये सब मयूर जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा के मयूरभंज के अंतर्गत। मयूरभंज एक जिला है।
और उस मयूरभंज जिला के अंतर्गत ये जगह पे पाया जाता है। समझ में आया? लोहा पाया जाता है। अभी तो ये तो उड़ीसा की बात है। उड़ीसा के बाद झारखंड में, कर्नाटक में, बहुत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, बहुत जगह पाया जाता है, सबका जगह अलग अलग है। तो चलो इतना याद हो जाएगा। तो उत्कल दिवस क्यों हम लोग मनाते हैं? किसके रूप में? दिखाई दे देगा। बासी पानी, लिखा पानी, ये सब तो याद किया हुआ दिवस है। देखिए पेपर में हर एक रहता है सवाल दिवस से, ठीक है ना। और ये दिया है फरवरी वाला, बात समझ में गया ना। सवाल में पूछा है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, बोलो। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए ध्यान से, आंसर तो हम लोग का हो जाएगा 2 फरवरी, ठीक है ना। अब इस दिवस देखिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? देखो ये 30 जनवरी, ये सब दिवस है जनवरी वाला, इतना याद कम से कम रखना है। 5 जनवरी जो होता है ना, देखो एक जनवरी को क्या मनाया जाता है, बोलो। नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। इस दिन मनाया जाता है प्रधानता दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रधानता दिवस। बात समझ में गया? 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है, चलो, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी आए थे, प्रवासी माना जाता है। 10 जनवरी को युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हाँ ठीक है, हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, लेकिन ये राष्ट्रीय है। क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 24 जनवरी को मतदाता दिवस, 25 जनवरी को नहीं सॉरी देखो ये बालिका दिवस मनाया जाता है, बालिका दिवस। और इस दिन मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस। और 26 जनवरी को, 30 जनवरी को, तो 5 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? 9 जनवरी को, 15 जनवरी, 4 फरवरी कैंसर दिवस, 21 फरवरी, 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 3 मार्च वन दिन, 8 मार्च, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 3 मई, 5 जून, बोलो। ये सब कहीं ना कहीं पढ़ाया गया है। महिला दिवस याद है, वन्यजीव दिवस याद है, फरवरी वाला ये सब याद है चारों। कैंसर दिवस पूछेगा 4 फरवरी के, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के, विज्ञान दिवस 28 फरवरी के, जल दिवस 22 मार्च के, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के, 7 अप्रैल 1948 में WHO का स्थापना हुआ था, इसके स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस। तो ये समझ में आ गया। और एक इसको याद कर लेना है, ये दिवस जो है ना पेपर में आ सकता है। और देखिए 29 जून को क्या मनाया जाता है, यहाँ से 5 जून हो गया ना। 21 जून को योग दिवस, 21 जून को कौन सा दिवस, योग दिवस। उसके बाद 29 जून को सांख्यिकी दिवस क्या मनाया जाता है, देखो 29 जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है ना, ये तीनों याद रखना है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस, बाल दिवस और खेल दिवस, ये 2 हो गया है। जुलाई वाला और अगस्त वाला याद हो गया है, बस 29 जून वाला याद रखिए सांख्यिकी दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 21 सितंबर शांति दिवस, 16 सितंबर ओजोन, 11 अक्टूबर 7 नवंबर
दिसंबर खरीद दिवस, समझ में आया? तो ये पूरा दिवस एक बार क्या करना है, याद करना है। समझ में आ गया? हाँ, यहाँ क्या है, कहाँ बालिका दिवस में? हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय ही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दो को दिवस होता है, समझ में गया ना? तो अंतर्राष्ट्रीय होता है जो पूरा दुनिया में मनाया जाता है, समझ में आया? तो बताइए, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? चलो बंद कर दो, अब हालत देखो, पढ़ो। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? कौन होगा? टोपरा। ये अशोक कौन थे? अशोक की अगर बात करेगा तो इनका टाइम पीरियड 269 से 232 होता है ना। सबसे पहला यह चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के बड़ा बेटा, छोटा बेटा था। ये बिंदुसार के कौन थे? हाँ, बेटा है, बेटा, समझ में गया? इनका जन्म होता है 304 ईसा पूर्व में। जन्म कब होता है? 304 ईसा पूर्व में। गद्दी पर बैठते हैं कब? 269। इसको राजाभिषेक भी कहा जाता है, समझ में गया? जन्म 304 में, गद्दी पर बैठते हैं 200। कहा जाता है कि जब बैठते हैं तो 99 भाई को काट देते हैं, 99 भाइयों की हत्या करके बैठते हैं। 99 भाई को क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं, समझ में आया? याद रखना है, गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध कर देता है। क्वेश्चन पूछेगा कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261। याद है? कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज। कलिंग के राजा कौन होंगे? नंदराज। कौन हो जाएंगे? नंदराज। कलिंग युद्ध की संपूर्ण जानकारी किससे मिलता है? संपूर्ण जानकारी की बात करेगा तो हाथी गुफा अभिलेख से। किससे मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। बात समझ में गया? सवाल और पूछा जाएगा कि अशोक जो थे ना, देखिए जब कलिंग युद्ध हुआ तो इस कलिंग के मैदान में, कलिंग के युद्ध के मैदान में नरसंहार हत्या हुआ। अबोध बच्चा को काट दिया गया, औरत को काट दिया गया, बुढ़ा को काट दिया गया। यह देखकर जब इन्होंने कलिंग के युद्ध में गया तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्होंने कहा कि ये सब अब हम नहीं करेंगे। तो इनके एक भतीजा थे जिसका नाम था निग्रोध। क्या नाम था? निग्रोध। निग्रोध जो था ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म मानने वाला था। और बौद्ध धर्म में यही सब शिक्षा दिया जाता है, सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सब दिया गया है ना। तो ये शांति तरीका से बैठा था। इन्होंने कहा कि आप इतना शांत क्यों हैं? तो ये बोला कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो इन्होंने कहा, अशोक कहा कि हमको भी बौद्ध धर्म क्या करना है? अपनाना है। तो कहा जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे लिया है? बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे लिया है? तो बौद्ध धर्म के प्रेरणा की अगर बात किया जाएगा तो किससे? बोलो। भतीजा इनका नाम क्या था? निग्रोध। लेकिन सवाल पूछा जाएगा शिक्षा, तो शिक्षा लिए थे उपगुप्त से। किससे लिए थे? समझ में आया ना? अब देखिए इनसे संबंधित बहुत सारी कहानी है। जब इन्होंने शिक्षा लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने व्यक्तिगत धर्म माना, उसको प्रचार प्रसार नहीं कर रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म को क्या किया था? माना। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना बेटा और बेटी को भेजा था। बेटा का नाम क्या था? बेटी के नाम? सवाल और पूछा जाएगा कि श्रीलंका में कौन सा संप्रदाय के लोग? देखो, इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने भेजा था। प्रचार के लिए भेजा था किसको? बेटा को और बेटी को। बेटा और बेटी। बेटा का नाम था महेंद्र, बेटी का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। समझ में गया? तो बेटा का नाम महेंद्र था और बेटी का नाम क्या था? यह एक सुनो ध्यान से, यह एक ऐसा राजा था जिन्होंने अपने विचार को अभिलेख के माध्यम से पूरा भारत में प्रचार किया था।
और इनकी अभिलेख लिखने की जो लिपि थी वो कैसी थी? बोलो, लिपियां कौन थी? 4 लिपियां थी, 4। खरोष्टी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। अच्छा, क्वेश्चन बताइए तो अशोक के अभिलेख का खोज किसने किया था? कब किया था? 1750 में। इनके अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा किसने था? देखिए, अशोक के ना 7 को छोटा अभिलेख था। अशोक के 7 लघु अभिलेख है। हल्ला मत कीजिए। 7 को कौन सा अभिलेख है? लघु। पहला था लुम्बिनी। लुम्बिनी था नेपाल में। कहाँ था? नेपाल में लुम्बिनी जगह है। और यह इसमें टैक्स की चर्चा किए थे। अशोक किसका चर्चा किए थे? टैक्स को कर भी बोला जाता है। तो नेपाल के लुम्बिनी जो लघु अभिलेख था उसमें किसका चर्चा हुआ था? बोलो, टैक्स का। दूसरा था कौशाम्बी। कौशाम्बी यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। इसमें इनकी जो पत्नी थी, ऐसे अशोक भी 4-5 को ब्याह किया था, लेकिन सबसे ज्यादा जिनका संबंध था उसके नाम था कारूवती। तो इनकी अब जो वक्त अकाल के समय दान दी थी वही का चर्चा है। अकाल के समय इनकी पत्नी क्या थी? समय इनकी पत्नी जो थी दान दी थी। इनकी पत्नी क्या की थी? दान। और इसी दान की चर्चा किया गया कौन सा अभिलेख में? अगला होता है मेरठ या टोपरा। टोपरा की बात करेंगे तो हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। याद रखना है, ये हरियाणा में जो टोपरा अभिलेख पड़ता है, इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाएगा तो ऊंचाई होता है 30 फीट। ऊंचाई कितना होता है? ऊंचाई होता है 30 फीट। वजन की अगर बात करेगा 6 टन। वजन कितना होता है? वजन होता है 6 टन। इसमें तिल्ली की अगर बात करेगा तो 24 को तिल्ली है। कौन को तिल्ली है? 24 को। सवाल अगर कलर की रंग की पूछा जाएगा तो गोल्डन कलर है। कौन सा कलर है? गोल्डन कलर। बात समझ में गया? और इसी अभिलेख को, टोपरा जो अभिलेख था, इसको एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के दौलताबाद में लाए थे। हरियाणा से दिल्ली के कहाँ लाए थे? दौलताबाद। बात समझ में गया? दौलताबाद। समझ में गया? इसके बाद एक यूपी में मेरठ पड़ता है। कौन सा अभिलेख होता है? यूपी के मेरठ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मेरठ अभिलेख। याद रखना है, इसको भी एफएसटी लाया था तुगलकाबाद। एफएसटी कहाँ लाया था? तुगलकाबाद में लाया था। बात समझ में आ गया? और 3 इनका छोटा अभिलेख बिहार के चंपारण में पड़ता है। एक होता है रामपुरवा। क्या होता है? रामपुरवा। दूसरा लाहौरी नंदनगढ़ ना, नंदनगढ़। और एक होता है लोहरिया अरेराज। बात समझ में आ गया? इसका खोज 1872 में करलायल ने किया था। करलायल। बात समझ में गया? और ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कौन सा चंपारण? पश्चिमी चंपारण में यह क्या है? स्थित है। समझ में आया? और ये भी क्या है? इस पे मोर का चित्र था। और ये भी पश्चिमी चंपारण में क्या है? स्थित है। तो 7 शिलालेख में, अभिलेख में, छोटा में, इसमें यही पूछा था कि सबसे ऊंचा कौन होता है? तो कौन हो जाएगा? टोपरा। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। याद हो गया ना? बाकी 14 को और है, छोटा लिखा गया है, उसमें बातें बहुत सारी लिखी गई है। चलो एक गणित बना के दिखाओ। आओ बनाओ तो यहाँ बोर्ड पे बनाइए। प्रोबेबिलिटी का सवाल तो है। देखिए, ताश के गड्डी में कितना पत्ता होता है? ताश के गड्डी में पत्ता की अगर संख्या पूछा जाएगा तो क्या हो? 52 को। इसमें सवाल पूछा है ताश के पत्ते में लाल पत्ती। तो लाल पत्ती टोटल जो होती है, लाल पत्ती की संख्या जो होता है वो क्या होता है? 26 को होता है। क्या होता है? और इसमें दिया है कि रानी नहीं पाया जाता है ना, तो लाल पत्ती में लाल रानी की संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2। 26 में से 2 घटा देंगे क्या बच जाएगा? क्योंकि नहीं होने की बात कर रहा है। समझ में गया ना? कह रहे हैं कि लाल नहीं मतलब पति में रानी के नहीं रहने की संभावना। तो रानी की संख्या क्या? 2। तो इसको घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी बराबर होता है, परिकता बराबर होता है, क्या होता है बताइए? कुल संभव परिमाण की संख्या
कुल संभव परिमाण की संख्या बाटा में कुल परिमाण होता है ना, कुल परिमाण होता है। अब ध्यान से समझना है, कुल परिमाण कब है 52 और संभव परिमाण 24 हो जाएगा ना, उल्टा नहीं ना कर दिए हैं। बताइए 12 दूनी 24, 26 दूनी 52, 6 दूनी 13 दूनी 6 बाटा, चलो लगा लो, हो जाएगा ना। अगला सवाल, मैथ हमको नहीं आता है, ऐसे ही बना दिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए थे, बोलो आप लोगों को बताया था कि एक्सपूरी और डेल्टा क्या होता है। देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से समझना है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे लेकिन पहले समझना है। देखिए ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि सवाल पूछा जाता है, समझ में आया। देखिए ये हम बताए थे आप लोगों को नक्शा ऐसे करके, हो गया ना, ऐसे करके आप लोगों को एक नक्शा उस दिन बताए थे, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जब पढ़ा रहे थे तो। देखिए ये हम लोग का होता है अरब सागर, क्या होता है अरब सागर, हो गया ना। ये होता है पश्चिमी तट का मैदान, पश्चिमी तट का क्या होता है मैदान, पश्चिमी तट का क्या हो जाएगा, ये जो होता है पूरा पश्चिमी तट इसको माना जाता है पश्चिमी तट, हो गया ना। ये दक्कन का पठार होता है, क्या होता है दक्कन का पठार। जब आप पठार पढ़ेंगे ना तो पृथ्वी के समतल पाट को पढ़ा जाता है। 5-6 स्टेट में पठार है, मेघालय के पठार, तेलंगाना के पठार, मेवाड़ का पठार, छोटा नागपुर के पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, जब कर्नाटक के पठार, जब ये पढ़ेंगे ना तो आधा ज्योग्राफी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ याद हो जाएगा ऐसा ही। इसके बाद ये क्या होता है पूर्वी घाट, क्या होता है पूर्वी घाट, बात समझ में आ गया। और ये होता है पूर्वी घाट का मैदान, पूर्वी घाट का क्या होता है मैदान। ये होता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल के खाड़ी, बात समझ में आ गया। ध्यान से समझना है। देखो हम बताए थे कि नदी जो होती है ना भारत में, यहाँ और एक छोटा भारत का नक्शा बना रहे हैं, ये भारत का नक्शा हो गया ना। ये कौन सा घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट, ये क्या होता है पूर्वी घाट, और यही ऊपर वाला हिस्सा ये सब बना है, समझ में गया ना। भारत में कुछ ऐसी नदी होती है जो पश्चिमी घाट से प्रभावित होती है, निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। आप पूरा अगर नदी कभी भी डिटेल से पढ़िएगा, अगर बड़ा बड़ा एग्जाम देना है तो नदी पढ़ा जाता है कि कौन, भारत की नदी 2 ही भाग में पढ़ा जाता है, 3 स्टेप में पूरा नदी खत्म करेंगे, 4 को लगेगा ज्योग्राफी में। एक भारत की नदी जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक हिस्सा में बांट के पढ़ेंगे कि वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, क्योंकि ये वाला दिशा क्या होता है अरब सागर होता है ना, अरब सागर, और ये वाला दिशा क्या होता है बंगाल के खाड़ी। तो आप 2 कंडीशन में पढ़ लेंगे कि वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, मुहाना बनाती है, वैसी नदी का लिस्ट बना लेंगे, और वह कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी नदी होती है जो पश्चिमी घाट से निकलती है, यहाँ से निकलती है और कहाँ आती है अरब सागर की तरफ, और कुछ ऐसी नदी होती है जो ये पूर्वी घाट से या पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ऐसे दक्कन की पठार पूर्वी घाट होते हुए फिर पूर्वी मैदान में जाकर फिर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है। तो ज्यादा दूरी तय कौन नदी कर रही है, ये कि ये वाला ना। तो ऐसे करके जब ये पढ़ लेंगे कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदी है जो बंगाल की, ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में अगर बिहार में एग्जाम देना है, चाहे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी का हो या दरोगा का एग्जाम देना हो और है कोई एग्जाम, तो बिहार की ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गया। बिहार के नदी, बिहार के झील, बिहार के जलप्रपात, बिहार के गर्म जल कुंड क्या होता है, बिहार के सब परिचय क्या होता है, बिहार के खनिज क्या होता है, बिहार में कौन कौन सा कृषि होता है, कौन कौन सा तत्व होता है, ये पूरा पढ़ना है। बिहार के मंत्रिमंडल कौन होता है, कौन सा व्यक्ति कहाँ के क्या होता है, ये सब पूरा बिहार की ज्योग्राफी है। उसी तरह बिहार के इतिहास पढ़ना होता है, मगध वगध ये सब, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये जो होता है ना अरब सागर होता है। तो हम उस दिन आप लोगों को पढ़ाए थे कि जो नदियां पश्चिमी घाट से प्रभावित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, वह बहुत तीव्र ढाल से गिरती है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ से कोई नदी आ रही है,
तो यहाँ से जब कोई नदी आएगी तो गिरेगी बहुत रफ्तार से ना, बहुत तेजी से गिरेगी। बात समझ में गया? और ये जो तेजी से गिरती है ना, इसलिए यह डेल्टा नहीं बनाती है, मतलब अवसाद जो होता है यह जामा नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाती है? अवसाद जामा नहीं कर पाती है। ये क्या करती है कि समुद्र के लहर के द्वारा अवसाद का छोटा छोटा भाग जमा कर देती है, उसी को एक्सचुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सचुरी। तो पश्चिमी घाट में जो भी गिरने वाली नदी है वह क्या नहीं बनाती है? एक्सचुरी बनाती है। समझ में गया? अब ध्यान से समझेंगे वह कौन कौन सी नदी है, लिस्ट बना देते हैं। आप लोग को अगर पढ़ना होगा तो एक दिन के लिए आप लोग टाइम दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे। बात समझ में गया? देखिए नदी की अगर बात करेगा जो यहाँ से निकलती है पश्चिमी तट से, पहला नदी होती है स्वर्ण रेखा नदी। नहीं, स्वर्ण रेखा नहीं, लूनी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? देखो ध्यान से, लूनी नदी। बात समझ में गया ना? लूनी नदी के बाद एक पूर्वी बनास नदी होती है। कौन सी नदी? एक सरस्वती नदी होती है। कौन सी नदी? सरस्वती। अब देखिए ये मत दिमाग लगाइएगा कि बनास उधर भी होती है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों एरिया में बनास होती है, और बनास कई छोटी छोटी नदियां होती हैं। समझ में गया? उसी तरह सरस्वती का भी कई पार्ट पाया जाता है, कई छोटी छोटी सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है। तो लूनी, बनास, सरस्वती के बाद एक नदी होती है रूपेन। कौन सी नदी होती है? रूपेन। इसके बाद साबरमती। कौन सी? साबरमती। इसके बाद माही। क्या होती है? साबरमती के बाद माही नदी। इसके बाद नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा के बाद ताप्ती। ताप्ती के बाद कावेरी। क्या होती है? कावेरी नदी। हो गया ना? कावेरी नदी के बाद बेंगई नदी। हाँ, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी होगी ना? कावेरी इसमें नहीं होगा, तो बंगाल की खाड़ी में। इसमें एक नदी होती है जिसका नाम होता है, अच्छा रुक जाओ। हाँ, अब देखिए ताप्ती नर्मदा हो गया ना। गोवा में जाएंगे तो चपोर नदी। कौन सी नदी? चपोर नदी। रोचल नदी। कौन सी नदी? रोचल नदी। मांडवी नदी। कौन सी नदी? उसके बाद जुआरी नदी। कौन सी नदी होती है? फिर कर्नाटक के एरिया में आएंगे, क्योंकि आपको पढ़ाए हैं ये वाला गुजरात का एरिया, ये महाराष्ट्र का एरिया, ये गोवा का एरिया, ये कर्नाटक का एरिया, और ये केरल का एरिया। तो कर्नाटक में जाएंगे तो शरावती नदी होती है। कौन सी नदी? शरावती नदी। बात समझ में आ गया? और सवाल पूछ लिया जाएगा कि जब आप यहाँ वाला एरिया में जाएंगे केरल में, तो तीन नदी होती है। एक होती है बुग्गा बलान नदी। कौन सी होती है? बुगा बलान नदी। बात समझ में? बुगा बलान नहीं होता है, भरतपुछा। क्या नाम होता है? भरतपुछा नदी होती है। पेरियार नदी होती है। कौन सी नदी? पेरियार। और एक होती है पंबा। कौन सी नदी? पंबा। पंबा। बात समझ में गया ना? ये सारी की सारी नदियां जो होती हैं एक्सचुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? और अगर इंडियन रिवर पूरा ढंग से पढ़ना होगा तो एक एक नदी के बारे में चर्चा किया जाएगा कि लूनी कहाँ से निकलती है, कहाँ महाना बनाती है, कौन सवारी स्थिति, ये सब बहुत ज्यादा होगा। तो ये समझ में आया? अब तो एक अगर याद हो जाएगा तो आंसर तो मिल ही जाएगा। देखिए इस लिस्ट में से कौन सी नदी ऑप्शन में है? ताप्ती। मात्र एक नदी है ना, ताप्ती। लेकिन कुछ ऐसी नदी होती हैं जो हम लोग को पश्चिमी घाट से निकलती हैं और ऐसे करके घूमती घूमती आकर पूर्वी घाट से होकर कहाँ गिर जाती है? बंगाल की। ऐसी नदी की जब बात करेगा तो पहली होगी स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी के बाद हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी के बाद होगी बैतरणी नदी। कौन सी नदी? बैतरणी नदी। हो गया ना? स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी के बाद महानदी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी। क्या दिक्कत? बोलो, रुक जाओ, कोई किसी का दिक्कत है? बोलो क्या? माही नदी है, ये महानदी है। देखो महानदी के बाद गोदावरी के बाद कृष्णा के बाद कावेरी के बाद बेंगई। क्या होती है? बेंगई नदी। बात समझ में गया ना? गंगा भी होती है, लेकिन गंगा को इसलिए मैं नहीं लिख रहे हैं क्योंकि भारत की नदी नहीं है स्पेशल। गंगा का विस्तार बांग्लादेश में भी है। समझ में गया ना? तो अब देखिए इसमें के ऑप्शन में जो ये वाली नदी क्या बनाती है, ये सब जो नदियां हैं
यह डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। समझ में आ गया? और ये जो नदी होती है क्या बनाती हैं? ये सारी की सारी जो नदियां होती हैं एक्सचुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक्सचुरी बनाती हैं। बात समझ में आ गया? अब समझ में आया? बोलो। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? लेकिन और थोड़ा बता दे इस क्वेश्चन को। बोलो। और ये समझ में पूरा आ गया ना? और ये सबको लाइन बाय लाइन बारी बारी से क्या है पढ़ना है। अब देखिए ध्यान से, अगर सवाल पूछा जाएगा ताप्ती नदी के बारे में तो थोड़ा सा भारत के नक्शा ताप्ती नदी के बारे में है ना। ताप्ती नदी जो होती है, देखिए भारत में ये वाला जो होता है ना, एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के ई वाला दिशा में यहाँ पे होता है, बताइए कौन सा जगह होता है? पन्ना की पठार, पन्ना के पहाड़ी। क्या होता है? पन्ना के पहाड़ी। और ये विंध्याचल पर्वत का विस्तार जो होता है कैमूर तक होता है। कैमूर और सासाराम तक, बिहार में सासाराम तक। और यहाँ पे एक और पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम होता है सोनपर। क्या होता है? सोनपर के पहाड़ी। सोनपर के क्या होता है? पहाड़ी। और डिटेल से समझेंगे तो विंध्याचल पर्वत के नीचे जो होता है यहाँ पे सतपूर्णा पर्वत पाया जाता है। कौन सा पर्वत होता है? सतपूर्णा पर्वत। बात समझ में क्या? कौन सा पर्वत? सतपूर्णा। और नीचे आएंगे तो यहाँ एक और पर्वत होता है और यहाँ एक और पर्वत होता है। इसको बोलते हैं सतमाला हरिचंद्र। सतमाला क्या हो जाएगा? हरिचंद्र। और ये होता है अजंता की पहाड़ी। क्या होता है? अजंता के पहाड़ी। ये विंध्याचल पर्वत से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत से लेकर ये पूरा वाला हिस्सा पड़ता है मालवा के पठार। कहाँ पड़ता है? मालवा के पठार। तो ये पूरा भारत बुक है। समझ में आएगा? कहीं ना कहीं कुछ कुछ पढ़ना है। तो अब देखिए उसके बाद और पढ़ाए ना इसमें, देखो यहाँ पड़ता है मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत होता है? मैकाल क्या होता है? पर्वत। समझ में गया ना? इस मैकाल पर्वत के सबसे ऊंचला हिस्सा को क्या बोला जाता है? अमरकंटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमरकंटक के पहाड़ी। बात समझ में गया ना? अमरकंटक की क्या बोला जाता है? पहाड़ी। यही अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। बोलो। हमको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। ये विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। देखो ध्यान से समझना है। इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है और दो पर्वतों के बीच से होते हुए खंभात की खाड़ी गुजरात से निकलते हुए कहां पर चली जाती है? अरब सागर। कहां चली जाती है? अरब सागर में। कोई दिक्कत है? ये नदी का नाम कौन सा है? नर्मदा। कौन सी होती है? नर्मदा। और ये जहाँ मुहाना बनाती है, जहाँ ये गुजरात वाला एरिया में, इसको हम लोग बोलते हैं भड़ोच। क्या बोलते हैं? भड़ोच। और एक और नदी है जिसका नाम है कौन सा नदी? ताप्ती। ताप्ती नदी जो होती है, ताप्ती नदी ये विंध्याचल सतपूर्णा पर्वत से निकलती है और सतपूर्णा पर्वत से होते हुए खंभात की खाड़ी में पहुंचते हुए ये भी कहाँ चली जाती है? अरब सागर। समझ में आया? ये गुजरात वाला एरिया में जो पड़ता है ये सूरत जगह है। सूरत। बात समझ में गया? सूरत। बात समझ में गया? तो अगर सवाल पूछा जाएगा कि बताइए ताप्ती नदी का उद्गम मुहाना कहाँ बनाती है? जहाँ मुहाना बनाती है उस बिंदु पर नाम बताइए क्या है? सूरत। सवाल और पूछा जाएगा कि विंध्याचल पर्वत के उच्चतम चोटी का नाम बताइए। उच्चतम चोटी विंध्याचल पर्वत का क्लास के नाम पर याद रखना है गुडविल पीक। क्या याद रखना है? गुडविल पीक। 775 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। लेकिन वहीं अगर बात किया जाएगा सतपूर्णा पर्वत की तो इसकी होता है धूपगढ़। क्या होता है? धूपगढ़। 1250 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। बाकी और पढ़ाएंगे तो और है, बहुत सारा है। अभी विंध्याचल पर्वत से ये विंध्याचल पर्वत जो होता है ना, ये विंध्याचल पर्वत का विस्तार केवल मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में पड़ता है। तो सबसे पहले जो होता है ना, हम लोग क्या पड़ता है? सबसे पहले यहाँ गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र और ये वाला मध्य प्रदेश।
तो सबसे ज्यादा विंध्याचल पर्वत जो स्थित है वो महाराष्ट्र में। अगर पढ़ेंगे ना तो विंध्याचल पर्वत के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्तार, कौन सी नदी कहाँ निकलती है, मुहल्ला कहाँ बनाती है, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। सब मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात और महाराष्ट्र सब में। एक ये हम नक्शा में यहाँ बना दिए, लेकिन ये भारत के अंदर ही है। समझ में गया ना? चलो समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया किस किस को? ये तो अथा हो गया। ये बना कुत्ता। देखो यही सब सवाल पढ़ना है और डबल स्टार मिल जाएगा। बात समझ में गया ना? जिस दिन डबल स्टार मिलेगा ना उस दिन पूरा जीवन ही अलग हो जाएगा। पावर, पैसा सब कुछ हो जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगा। डबल स्टार। चलो देखो, इब्न तुता किस सदी में भारत आया था? 14वीं शताब्दी में। बात समझ में गया? देखिए ये जीके जीएस वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, इससे बेहतरीन नौकरी मिलता है, बहुत बड़ नौकरी मिलता है। बात समझ में गया ना? मैथ रीजनिंग वाला नौकरी छोटा होता है। बात समझ में गया? तो सीडीएस निकालने वाला कौन है यहाँ पे? सब कोई सीडीएस निकालेगा? हाँ, ये पंचायत लेवल में जाओगी तो 4 को दरोगा मिलेंगे। होता है ना, हम लोग के गांव में 4 लड़का हुआ तो ये मिलता है। और इससे सबसे बड़ा जॉब है एसडीएम का। राज्य में एसडीएम बन जाइए, डीएम बन जाइए, पीएससी निकालिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब डीएम एसडीएम का पावर एक अलग होता है, उसमें सीट है। बात समझ में गया? तो देखिए इब्न तुता किस सदी में भारत आया था? बताइए। 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं और 12वीं में। आप लोगों को पढ़ाए हैं। ये दिल्ली के गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये गद्दी पर जब भी बैठा था उसी समय एक मोरक्को का निवासी है इब्न तुता। मोरक्को इसका देश का नाम था। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा देश महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में क्या पड़ता है? मोरक्को। बात समझ में गया? सवाल अगर पूछ लिया जाएगा कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है, बताइए। कौन बताएंगे? मोरक्को की राजधानी। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप की एक देश है जिसका राजधानी होता है रबात। क्या होता है? रबात। मुद्रा होता है दिहरम। मुद्रा क्या होता है? दिहरम। बात समझ में गया ना? दिहरम। बात समझ में आया? अगला सवाल अगर पूछ लिया जाएगा कि कब आया था इब्न तुता, तो इब्न तुता जो आया था 1333 में। 1333 में यह कहाँ आया था? भारत। जब भारत आया था तो 7000 किलोमीटर पैदल चल कर आया था। कई किलोमीटर पैदल? इसके इस उपलब्धि के कारण इनको क्या बना दिया गया? दिल्ली का काजी। बात समझ में आ गया ना? काजी मतलब क्या होता है? मुफ्तिया। इनकी बुक का नाम बताइए। रेहला इनकी क्या था? वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जो अपने दरबार में होली का फेस्टिवल मनाता था? मोहम्मद बिन। तो ये सब तो क्वेश्चन आसान है। 14 देखिए, जिसका पीटी निकल जाता है ना, मेंस आसान हो जाता है, क्योंकि पीटी बहुत लेवल का क्वेश्चन पूछता है, उसमें लड़का लोग को छटना रहता है। समझ में गया ना? और मेंस वाला में एक लेवल दे दिया जाता है, सिलेबस। देख लीजिए क्वेश्चन। पीटी होगा, उसके बाद 2 गो एग्जाम एक के दिन होगा। 100 नंबर हिंदी होगा, उसके बाद फिर ये 100 नंबर का ये होगा मेंस। हिंदी क्वालिफाई रहता है 30 नंबर। चलो बताओ, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? ये कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन है? फिजिक्स का ना। अब फिजिक्स में कौन सा पार्ट का क्वेश्चन है? कार्य शक्ति और ऊर्जा। वहां का भी है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक में भी, विद्युत धारा में भी पढ़ते हैं। समझ में आया? अच्छा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश किसे कहते हैं?
इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को तो विद्युत धारा कहते हैं। या आवेश के प्रवाह, आवेश क्या है? सवाल 5 को का आंसर बताइए। आवेश क्या है? सबसे पहले आवेश शब्द के लिए धन और ऋण शब्द किसने दिया था? सबसे पहले वस्तुओं को आवेशित किसने किया था? आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है? आवेश का सिंपल मात्रा क्या होता है? जब कांच के टुकड़ा को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो कौन धन आवेशित होता है, कौन ऋण आवेशित होता है? बताइए। बोलो, एक लोग बोलो जिसको नॉलेज, बोलो बोलो। आप पढ़िए, सब आप लोग साइंस पढ़ियो 12 वर्ष तक, नहीं पढ़ियो? अरे पहला क्लास से 12 तक 12 वर्ष नहीं हुआ? नहीं था, ऐसा थोड़ी था। साइंस था, लेकिन यह बताया जाता था उस समय कि तांबा के तार होता है। और समझ में गया? तांबा का उपयोग नहीं बताया जाता होगा। चलो देखिए, ये सवाल जो होता है ना फिजिक्स होता है। जो जिसको साइंस पढ़ना है बहुत ढंग से, तो अभी तो बायोलॉजी खत्म किए हैं, बायोलॉजी में किसी को दिक्कत हो रहा है तो आज उसी तरह से फिजिक्स भी पढ़ाएंगे बहुत टफ लेवल का। जैसे इसमें भी हम 20 से 25 को लेसन पढ़ाएंगे, 20 से 25 लेसन में फिजिक्स आपको खत्म कर देंगे। पहले 7 लेसन हुआ पढ़ाएंगे जो एग्जाम में लड़ जाए क्वेश्चन। विद्युत धारा, चुंबक हो गया ना, उसके बाद मानव नेत्र, अपवर्तन, परिवर्तन, दर्पण, लेंस, ये सब क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। देखिए, विद्युत शक्ति की बात करेगा तो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिक पावर, इसको हम लोग बोलते हैं। क्या करते हैं? विद्युत शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति जो होता है, मतलब अगर कहेगा कि शक्ति का मान क्या होता है, तो कार्य करने के दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। याद रखना है, शक्ति को पावर से सूचित करते हैं। W बाई क्या होता है? T होता है। यानी शक्ति P बराबर फॉर्मूला एक होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा में क्या होगा? समय। और इसी फॉर्मूला से हम SI मात्रक निकाल लेंगे। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, टाइम का SI मात्रक, तो शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड। ये छोटा यूनिट माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको छोटा यूनिट माना जाता है। इसके अलावा और शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। क्या होता है? मेगावाट। क्या होता है? मेगावाट होता है, गीगावाट भी होता है। हो गया ना? ये सबके सब क्या है? छोटा यूनिट। लेकिन पेपर में सवाल पूछ लिया जाएगा कि शक्ति का बड़ा यूनिट बताइए, तो HP होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? HP बराबर 1 HP बराबर होता है 446 क्या होता है? वाट होता है। बात समझ में गया? ऐसे बात समझ में आया? अगर दिया है जूल, तो जूल एक ऊर्जा का भी SI मात्रक होता है और कार्य का भी होता है। तो कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। अगर सवाल में पूछा जाएगा कूलम किसका SI मात्रक होता है? आवेश। किसका SI मात्रक होता है? आवेश जो होता है ना, इसका SI मात्रक होता है कूलम्ब। और आवेश को अंग्रेजी में चार्ज करते हैं। मोबाइल जो चार्ज किया जाता है उसमें आवेश भरा जाता है। समझ में गया? बैटरी में। तो चार्ज मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी वस्तु के आकर्षण और विकर्षण का भावना उत्पन्न करता है। समझ में आया? आवेश का SI मात्रक जो होता है स्टेट कूलम होता है, सीजीएस मात्रक स्टर्ट कूलम होता है। बात समझ में आ गया? सबसे पहले आवेशित वस्तुओं के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। लेकिन सबसे पहले वस्तुओं को आवेशित किसने किया था? थेल्स ने किया था। थेल्स अपना कथन में कहा था कि जब कांच के टुकड़ा को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है, कांच के टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनावेशित हो जाता है और रेशम की कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बावजूद भी क्या होते हैं? ऋणावेशित हो जाते हैं। समझ में आया? इसके अलावा आवेश का नियम भी पढ़ना होता है। बात समझ में आया? अगला बताइए, वोल्ट किसका SI मात्रक होता है? विद्युत विभव, विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ये तीनों का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये तीनों का SI मात्रक क्या होगा? वाट। हो गया ना शक्ति का? बात समझ में गया? तो याद है ना? चलो
देखिए हाइड्रोजन, ये कौन सा सब्जेक्ट का सवाल है? सब कुछ से दे रहा है पेपर में ना, यानी इसका मतलब साइंस भी जरूरी है। देखिए सवाल ऑप्शन में जो दिया है सबके बारे में पढ़ाए हैं कहीं ना कहीं साइंस में। देखिए आप लोग को बताए थे पेपर में सवाल कि सल्फर का काम क्या होता है, कौन बताएंगे? किसका उपयोग किया जाता है? दांत बनाने में और हड्डी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? होता है ना सल्फर का, सल्फेट है ना, सल्फर है ना। हाँ, बाल और नाखून में। नाइट्रोजन के बारे में तो बहुत पता है, हम लोग को दिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए जब आप रसायन शास्त्र पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तो उसमें एक पार्ट 3 में आता है अम्ल, क्षार और भस्म होता है ना। उसमें पढ़ाया जाता है कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, होगा ना। बहुत सारा इसका परिभाषा है अलग अलग वैज्ञानिक द्वारा। देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना, सबसे पहले यह अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है हाइड्रोजन। बात समझ में गया? इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बात समझ में गया ना। और सवाल देखिए, यह अधातु होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, यह सबसे हल्का है होता है। यह सबसे क्या होता है? हल्का होता है। सबसे हल्का कौन होता है? हल्का गैस है हाइड्रोजन। सवाल पूछा जाएगा कि सबसे घुलनशील गैस, ज्वलनशील गैस कौन है? सबसे ज्वलनशील गैस की अगर बात पूछा जाएगा तो सबसे ज्वलनशील गैस कौन है? हाइड्रोजन। सवाल और पेपर में पूछ लिया जाएगा कि संकेत क्या है, बोलो। H होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक की अगर बात करेगा तो 1 होता है। परमाणु क्रमांक 1। सवाल पूछ दे कि परमाणु भार, परमाणु भार कितना होगा? 1 ही होता है। सवाल पूछा जाएगा कि भविष्य में इसको भविष्य का ईंधन माना जाता है, भविष्य का ईंधन का स्रोत माना जाता है। ईंधन का क्या माना जाता है? स्रोत माना जाता है। इसे आवारा तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। सवाल पूछा जाएगा यह एस बलक का तत्व होता है। कौन सा बलक का तत्व होता है? एस बलक का क्या होता है? तत्व होता है। इनके 3 समस्थानिक होता है, ड्यूटेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम। समझ गए? तो इससे संबंधित क्वेश्चन था। सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है क्योंकि अम्ल का ही परिभाषा होता है। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस कहा था कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ देता है। इसलिए हम लोग का किस में पाया जाएगा, बोलो? हाइड्रोजन किस में पाया जाता है? मतलब सभी अम्लों में क्या होता है? हाइड्रोजन। बोलो कोई दिक्कत? तो हाइड्रोजन से क्वेश्चन इतना याद रखना है, कल पूछेंगे एक हो गया ना। ये भी खतरनाक सवाल है बायोलॉजी का। ये बोलो, ये कौन सा सब्जेक्ट का सवाल है? देखिए ध्यान से समझना है। प्रकाशित तंतु किस नियम पर कार्य करता है ना। ऑप्शन दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन। कौन बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन? और बताइए इसके बारे में। तो विक्षेपण हो गया। बोलो देखिए, सुनो ध्यान से सुनो। वायुमंडल में देखो जब आंधी उंधी आता है तो दिन की अवधि कैसा होने लगता है? बोलो, रात जैसा, मतलब थोड़ा धुंधला होता है ना। तो कहा जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के परिभाषा होता है कि वायुमंडल में उपस्थित धूलकण के कारण, किसके कारण? वायुमंडल में उपस्थित धूलकण के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना, प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। एक वैज्ञानिक थे रायले चाचा। कौन थे? रायले। इन्होंने कहा था कि जिस रंग का तरंगधर्मी, देखो ये सबसे पहले तो ये तो प्रिज्म हो गया। क्या होता है? प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं? कांच के टुकड़ा होता है। देखो ये प्रिज्म होता है ना, तो ये प्रिज्म का निचला हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है?
ये वाला हिस्सा कौन होता है? ऊपर वाला हिस्सा। ये एक विज्ञान प्रकाश के बड़ विक्षेपण के जब हम पढ़ेंगे परिभाषा, तो उसमें कहा गया है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है, जिसका नाम होता है बैगनी फिनाला। क्या होता है? इसका बैगनी हो जाएगा, और बीच में कुछ भी हो उससे हम लोग का मतलब नहीं है, लाल से मतलब है। बात समझ में गया? बैगनी फिनाला होता है, जामुनी, नारंगी, हरा, ये सब होता है, लेकिन उस सब से मतलब ही नहीं है। ये सब फालतू की बात इसमें भरना है, ये हटा दीजिए। बस याद रखना है कि प्रिज्म के निचला हिस्सा में बैगनी, ऊपर वाला। जब आप प्रिज्म से नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक चीज बढ़ता है। बढ़ता क्या है? तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? माने ये होता क्या है? तरंगदैर्घ्य की परिभाषा बताइए कोई। चलो हटा दो, अभी नहीं समझ में आएगा। देखो ये तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। जब हम प्रिज्म में नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या बढ़ता है? बाकी सब घटता है। बाकी सब क्या होता है? बाकी सब घटता है। बात समझ में गया? घटने में क्या है? विचलन, प्रकीर्णन। याद रखना है, विचलन, प्रकीर्णन। और यही 3 से सवाल पूछा जाता है। अब आप लोग बताइए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा? किसका कम? किसका तरंगदैर्घ्य कम? किसका विचलन ज्यादा? किसका विचलन कम? किसका प्रकीर्णन ज्यादा? लाल का। एक चीज अधिक कहेगा, केवल तरंगदैर्घ्य तो लाल के मारेंगे। बात समझ में गया? और बाकी सबका अधिक किसका होता है? बैगनी का। और खासकर यही पूछा जाता है, विचलन और प्रकीर्णन किसका अधिक होता है, किसका कम होता है। तो जब भी पूछेगा कि विचलन अधिक किसका? बैगनी का। प्रकीर्णन ज्यादा किसका? बैगनी। आइए पूछ देगा कि दोनों कम किसका? लाल। तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका? रायले कहे थे प्रकाश के प्रकीर्णन में कि जब हम क्या बोला जाता है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रायले का कथन था, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम। तो तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा? प्रकीर्णन किसका? इस हिसाब से भी और रायले के भी हिसाब से भी, दोनों समझ में गया? और देखिए ध्यान से, प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित बहुत सारी घटना होती है। जैसे खतरा में लाल रंग का प्रयोग करना, किस पे आधारित होता है? उगते हुए सूर्य, डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना, कौन सा घटना होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। अंतरिक्ष से, चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देना, कौन सा घटना? प्रकाश के। पानी और समुद्र का नीला दिखाई देना, नहीं, आकाश और समुद्र का नीला दिखाई देना। किंडल प्रभाव, बोलो किसके, कौन से घटना पे? प्रकीर्णन पे। तारा का टिमटिमाना कौन से घटना? कुछ भी प्रकीर्णन। प्रकाश के अपवर्तन। जल से भरी हुई बाल्टी में छड़ी डालने पर छड़ी हो गया ना? तो ये सब होता है। तो प्रकीर्णन समझ में आया? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। देखिए आप जब पढ़ेंगे बाय साइंस में, तो प्रकाश के जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, क्या होता है? पूर्ण आंतरिक जो परिवर्तन होता है, इसमें 3 घटना याद रखना है। एक होता है संघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी के पेपर में कि जब प्रकाश संघन माध्यम में, विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? दूर हट जाती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर होते जाती है। बात समझ में गया? जिसके लिए एक आपतन कोण ऐसा होता है, जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। जिसका अपवर्तन कोण क्या होता है? इसी अपवर्तन कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब आपतन कोण की मान क्रांति कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश पुनः उसी पथ में मुड़ जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। समझ में आया? जैसे मृग मरीचिका का बनना, ये क्या होता है? रेगिस्तान वाला एरिया में टीला जो होता है ना, इसी को कहते हैं। कांच को चटक जाने से कांच का चमकीला दिखाई देना, पूर्ण प्रकाशिक तंतु, ये हीरा का चमकना,
दूर संचार में बात समझ में आ गई। इस सब में कौन सा आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक कौन हो जाएंगे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बात समझ में आ गया? सवाल ये भी समझ में आ गया? परिवर्तन तो समझाइए दिए, बात समझ में आ गया ना? प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है बताइए तो? हाँ, प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये होता है लाइट चैप्टर के सवाल। हाँ समझ गया? कोई दिक्कत है? बोलो आंसर आप ही लोग बताइए क्या होगा? डी होगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, अपवर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। टोटल रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर। ये सब साइंस का सवाल। हमको लगा कि 20 क्वेश्चन में कोई को मिला साइंस? बोलो 3-4 को मिल गया ना? चलो ये आप लोग बना के दिखाइए। मैथ पे आप लोग बदशाह हैं, बताइए। नहीं बताइए क्या है, कैसे बनाना है? ऐसे तो आंसर याद है, की होगा सी होगा। बोलो इसका आंसर बनाइए तो कोई। क्या होगा? एक ठोस गेंद है। ठोस कैसी है? अच्छा गेंद कैसी होती है? गेंद ऐसी ना होती है गोलाकार। सबसे पहले दिया है व्यास। व्यास कितना दिया है? 4.2। व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, हो जाएगा ना d/2। 4.2 बटा में 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा? 2.1। सवाल पूछ रहा है सबसे पहले घनत्व पूछ रहा है। ठोस गेंद का व्यास इतना है, घनत्व इतना है, तो गेंद का द्रव्यमान चाहिए। सबसे पहले आयतन निकालिए तो क्या होता है? गोला का आयतन बताइए तो क्या होता है? गोला के अगर आयतन होगा तो क्या होगा? 4/3 पाई क्यू होगा ना? 4/3 पाई के मान 22/7। ये हो जाएगा 21 10 21 10 21 3 बार हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कटाइए 7 3 का 21, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। 22 चौक क्या होगा? 22 चौक 88 और 441 बाटा में 1000 हो जाएगा। 441 में 88 से गुणा कीजिए। 8 एकम 8 और चौक का 32 की 2 हासिल 3 और चौक का 32 और 3 कितना होगा? 35। 8 एकम 8 चौक का 32 3 हो जाएगा और चौक का 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। 8 8 2 10 5 2 7 1 8 5 3 8 38 कितना हो जाएगा? सवाल होगा 38 8 0 8 बटा में 1000। 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। 38 8 0 8 समझ में आ गया? अब 38 8.8 से गुणा कर देना है 8.9 में। समझ में आ गया? अब गुणा करके बताइए तो कितना आ रहा है? मोबाइल से कर लीजिए। क्या नहीं है? अरे तो पहले गुणा करके कहाँ कट जाएगा? आ गया? कहाँ आप काट रहे थे? बोलो इधर कहाँ जो ये काट रही थी? अच्छा हमको ये लगा कि 1000 से उड़ा रही थी क्या? चलो आंसर आ गया ना? आंसर नंबर क्या होगा? डी। चलिए एक लड़की को बताइए तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? याद है? 2πr/क्यू। अब पूरा गोला का क्या होगा? 3πr²। शंकु का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। शंकु का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। πr। आप बताइए तो कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से सुन लो नहीं तो पूछेंगे 10 को सूत्र। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं याद है। आप बताइए वृत्त के परिमाप बताना है आपको।
2 पाई r। परिधि होता है कि परिमाप होता है? परिधि क्या दोनों होगा। आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बताइए। हाँ, पाई r स्क्वायर h। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा? आधार 1/2 गुणे आधार गुणे, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बोलो। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन बताना है आपको कि वर्ग का अगर परिमाप निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे? बोलो। हाँ, आप मत बोलो, जिससे पूछ रहे हैं, नहीं तो खड़ा हो जाए, हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, अर्ध बोलो। हाँ, और आप भी बताओगे। क्वेश्चन बताना है आपको और सवाल में ये बताना है कि आप घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अच्छा, घनाभ का आयतन ही बताइए। हाँ, उसके मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना। ये सब याद कर लीजिए, ये सब मैथ आप लोग पढ़ती हो। यहाँ पर लिख के लिया के साथ दीजिए, पूरा फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा। चलो अब पढ़ाते हैं। हमको मैथ नहीं आता है तब भी आप लोग से ज्यादा जानते हैं। हमको मैथ कुछ नहीं आता, हम अपने आप को जानते हैं कि मैथ में 0 है, लेकिन फिर भी आप लोग को सवाल दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैथ पढ़ने में हमको मात्र 20 दिन लगेगा। 20 दिन में हम रिवाइज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 20 दिन काफी है। देखो, ये तो पढ़ाया हुआ सवाल है, तो इसको आराम से मार लीजिए। अगला सवाल पढ़ा देते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बोलो तो इसमें क्या होगा। देखिए, ये सब लिखवा है कि संयोजी मतलब होता है शरीर में कनेक्टिंग का काम करना। उपास्थि भी संयोजी का बना होता है, ब्लड भी बना होता है, अस्थि भी बना होता है। या साथ इसमें कोई ऑप्शन है जो बायोलॉजी में नहीं पढ़ा है? बोलो, पढ़ा दिए ना। पूरा हार्मोन, पूरा ब्लड, अस्थि क्या था, उपास्थि क्या था, ये सब पूरा पढ़ा है। तो एक लोग बताइए, कोई पूछेंगे, साइंस वाली लड़की बताना, उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैल्शियम। प्रोटीन है कैल्शियम। प्रोटीन के इनका दिमाग है वो ब्लड वाला पे, रक्त के थाका पे। हाँ, कॉन्ड्रीन होता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन? ब्लड में हाँ, हीमोग्लोबिन। क्या होता है? अरे हीमोग्लोबिन उसी के नाम पे रखा गया है। चलो देखो, इसको पढ़ा दे कि केवल मार दे, उसका की बता। देखो, पढ़ा देते इसको डिटेल से, बस यही आज के लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ध्यान से समझो, आज के लास्ट। आज सर आ जाएंगे तो देखो, सुनो। सबसे पहले लोहा की बात कर रहा है ना, लौह अयस्क की बात कर रहा है। ध्यान से समझिए, लौह अयस्क जो होता है, इनकी जो प्राप्ति होता है अग्नेय चट्टान से होता है। प्राप्ति कौन सा चट्टान से? अग्नेय चट्टान से। बात समझ में आ गया ना। अग्नेय चट्टान के अलावा उडप्पा चट्टान से मिलता है और भरवार की चट्टान से मिलता है। उडप्पा चट्टान और क्या होता है, भरवार की चट्टान से मिलता है। बात समझ में आ गया। अगला सवाल पूछा जाएगा कि लोहा जो होता है, लोहा यह कीमती सस्ता और मजबूत पदार्थ होता है। सस्ता भी होता है और क्या होता है, मजबूत भी होता है। बात समझ में आ गया। यह मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे सर्वाधिक होता है। मानव द्वारा उपयोग की जाने वाला सबसे ज्यादा कौन होता है? सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा अगर तत्व के नाम या धातु के नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। देखो तीनों ये विशेषता समझ में आया। अग्नेय चट्टान से मिलता है, लोहा सस्ता और मजबूत होता है। सवाल पूछेगा कि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली कौन हो जाएगा? लोहा। देखिए लोहा के जो अयस्क होता है वह 4 ही होता है। पहला होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। उसके बाद हेमाटाइट। क्या होता है? हेमाटाइट। हेमाटाइट के बाद सीडेराइट। सीडेराइट के बाद क्या होता है? लिमोनाइट। क्या होता है? लिमोनाइट। यही 4 अयस्क पाया जाता है भारत में लोहा में। बस समझ में गया? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडेराइट, लेमेनाइट, लिमोनाइट होता है। और इसमें देखिए ध्यान से समझेंगे, अगर सवाल पूछ लिया जाएगा कि मैग्नेटाइट से आप सवाल क्या क्या बना सकते हैं मैग्नेटाइट से, तो सबसे पहले इसका सूत्र होता है Fe3O4। Fe3O4 होता है इसका फॉर्मूला। यह सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है। सर्वोत्तम किस्म का लोहा पूछेगा तो मैग्नेटाइट, लेकिन सर्वोत्तम किस्म के कोयला पूछेगा तो एंथ्रासाइट। लोहा पूछेगा सर्वोत्तम किस्म का मैग्नेटाइट। सवाल में पूछ दे कोयला किसका, ये जो होता है ना काला रंग का होता है। मैग्नेटाइट कैसा होता है? काला रंग का होता है। इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला अयस्क के नाम से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगला सवाल पूछ लिया जाएगा कि इसमें लोहा कितना परसेंट होता है, तो 70 से 72%। कितना परसेंट? 70 से 72% क्या होता है? लोहा पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान और कुडप्पा भूषण किससे बना है? धारवाड़ चट्टान से पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान से इसका क्या होता है? उत्पादन। अब भारत में इसका सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा ये अगर हेमाटाइट की बात करेगा तो पहला राज्य मैग्नेटाइट कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद छोटा नागपुर के पठार, मतलब झारखंड वाला एरिया, छोटा नागपुर के पठार में ये पाया जाता है। समझ में आया? मैग्नेटाइट से इतना सवाल समझ में आ गया। इसके बाद जो दूसरा अयस्क होता है उसका नाम होता है हेमाटाइट। क्या होता है? हेमाटाइट। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है ना। ये जो होता है इसमें अगर पूछा जाएगा, यह लाल रंग का होता है। कैसा रंग का? लाल कलर का होता है। इसमें लोहा का जो परसेंटेज पाया जाता है 60 से 70%। 60 से 70। और यह भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का कौन सा लोहा पाया जाता है? सर्वोत्तम रूप से पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? हेमाटाइट। कौन होगा? हेमाटाइट। और सवाल अगर पूछ लिया जाएगा, हेमाटाइट ये हो गया भारत में लोहा हो गया ना, लाल रंग का होता है। इसका अगर भारत में उत्पादन की बात किया जाएगा तो उड़ीसा। क्या होता है? उड़ीसा के बाद झारखंड, झारखंड के बाद होता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या होता है? कर्नाटक। क्या होता है? कर्नाटक के बाद क्या होता है? गोवा। गोवा में अल्प मात्रा में लेकिन मिलता है। समझ में गया? ये हो गया। इसके अलावा एक और है जो क्या लिखवा है, बोलो? सीडेराइट। अगला है सीडेराइट। सीडेराइट की अगर बात करेगा, फॉर्मूला होता है 2Fe2O3 2H2O। क्या होता है? 2Fe2O3 into 2H2O। इसका क्या होता है फॉर्मूला? सवाल पूछेगा ये कैसा कलर का होता है? पीला रंग का। कैसा कलर का? इसमें लोहा की अगर परसेंटेज पूछ लिया जाएगा तो 35 से 40%। कितना परसेंट? 35 से 40%। ये भारत में बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। बंगाल में कहाँ है? रानीगंज। बंगाल के रानीगंज यूपी के मिर्जापुर में, यूपी के मिर्जापुर, बंगाल के रानीगंज, हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कहाँ पाया जाता है? कंगड़ा। और उत्तराखंड के करनाल, उत्तराखंड के गढ़वाल, उत्तराखंड में कहाँ? गढ़वाल में यहाँ पाया जाता है। यह कौन सा लोहा बताइए? सीडेराइट। कौन सा पाया जाता है? सीडेराइट। एक इसका और है जो बेकार है, लिमोनाइट। क्या नाम होता है? लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है Fe2CO3। क्या होता है? Fe2CO3। और ये जो होता है सबसे खराब, क्या होता है? सबसे खराब होता है। और इसमें 30% से भी कम लोहा पाया जाता है।
30% से भी क्या होता है, लोहा पाया जाता है। समझ में आया? तो ये तो चारों का विशेषता हो गया। लेकिन सवाल और पेपर में क्या पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि भारत में उत्पादन बताइए। भारत में उत्पादन की अगर जैसे ही बात करेगा तो भारत में उत्पादन दो ही होता है, एक होता है हेमाटाइट, सबसे ज्यादा कौन होता है, इसके बाद कौन होता है, मैग्नेटाइट। क्या होता है, मैग्नेटाइट। अगर बात करेंगे हेमाटाइट के बारे में तो इसका भंडारण की अगर बात किया जाएगा, भंडारण, तो इसका भंडारण होता है उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद बोलो कर्नाटक में। क्या होता है, कर्नाटक में। और याद रखना है मैग्नेटाइट की भंडारण मतलब स्टोरेज कहाँ है, कहाँ रखा जाता है, तो पहला होता है कर्नाटक, क्या हो जाएगा, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में। बात समझ में आ गया? लेकिन और ये तो भंडारण की बात करेगा, अलग अलग गुण से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भंडारण की बात पूछ देगा, कभी उत्पादन की बात पूछ देगा। तो जैसे ही आपका उत्पादन की पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कैसे होता है, एक नंबर राज्य आएगा उड़ीसा, एक नंबर उड़ीसा, 2 नंबर पे आएगा झारखंड, झारखंड के बाद 3 नंबर पे आएगा छत्तीसगढ़। क्या होता है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद 4 नंबर पर जो आता है उसका नाम होता है कर्नाटक। क्या होता है, कर्नाटक। 4 राज्य उत्पादन में आता है। समझ में आया? लेकिन सवाल तो अंदर से दिया है, बादाम की पहाड़ी की बात कर रहा है। तो देखो और ध्यान से समझो, और ध्यान से, ये भारत की नक्शा हो गया ना, हम लोग का ये कौन सा राज्य हो गया, मान लो उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर, अभी उड़ीसा पूरा छुपवाए हैं, उड़ीसा के अंदर 3 जगह होता है। उड़ीसा के क्यूझोर में सबसे ज्यादा मिलता है, उड़ीसा के मयूरभंज में सबसे ज्यादा मिलता है, मयूरभंज में, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में सबसे ज्यादा मिलता है। कहाँ मिलता है, सुंदरगढ़ में। अब सवाल पूछा जाता है कि मयूरभंज के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है। मयूरभंज के अंतर्गत अगर क्षेत्र की नाम पूछेगा कि कौन कौन आएगा, तो अभी लिखवाए हैं गुरु महिसानी। क्या लिखवाए हैं, गुरु महिसानी। उसके बाद बादाम की पहाड़ी, बादाम के पहाड़ी हो गया ना। उसके बाद सेलाई पट्टी, सेलाई पट्टी के बाद जाजपुर, जाजपुर के बाद मंगला टोली। क्या हो जाएगा, मंगला टोली। और उसके बाद बासी पानी। याद है ना? और अगर डिटेल से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इसके अंदर के बाद, तो सवाल पूछ लिया जाता है कि जो टाटा जी जमशेद जी के द्वारा जो लोहा का कारखाना खोला गया था, भिलाई वाला, दुर्गापुर वाला, राउरकेला वाला, ये सब जो बना था, यानी वहां लोहा कहां से जाता है, तो मयूरभंज की खान से जाता है। कहां से जाता है, और टाटा जमशेद जो खोला गया था, भिलाई राउरकेला वाला खोला गया था, दुर्गापुर वाला खोला गया था ना, बोकारो में। ये सब जो स्टील प्लांट वाला जो कंपनी होती है, ये लोहा कहां से जाता है, बोलो, मयूरभंज से। कहां से जाता है, मयूरभंज से जाता है। उसी तरह ये तो हो गया उड़ीसा की बात। पहला राज्य उत्पादन में कौन था, उड़ीसा। जैसा ही पेपर में अगर पूछ लिया जाएगा दूसरा राज्य कौन होगा, झारखंड। तो ये होता है झारखंड में, झारखंड, और झारखंड में एक जगह होता है सिंहभूमि। क्या होता है, झारखंड के सिंहभूमि में सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या, लोहा। और एक जगह होता है यहाँ पे जिसका नाम होता है बरमजादा की पहाड़ी, बरमजादा के पहाड़ी, झारखंड के अंदर है बरमजादा की पहाड़ी में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। एक और यहाँ जगह है पलामू के डाल्टेनगंज। क्या होता है, पलामू जो झारखंड में पड़ता है, डाल्टेनगंज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लोहा। तो ये क्षेत्र हो गया झारखंड के अंतर्गत। तीसरा राज्य क्या लिखवाए हैं उत्पादन में, तीसरा लिखवाए हैं छत्तीसगढ़। तीसरा राज्य हो जाएगा हम लोग का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 जगह है, एक है दुर्ग। क्या है, दुर्ग। एक है बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर, और एक होता है चंद्रपुर। क्या होता है, चंद्रपुर। याद रखना है ये 3 क्षेत्र में मिलता है। और तीनों क्षेत्र में यहाँ दुर्ग में एक जगह है राऊघाट। क्या होता है, राऊघाट। दिल्ली राजहारा, दिल्ली राज क्या हो जाएगा, हारा। यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिलता है, बोलो, लोहा मिलेगा। राऊघाट, दिल्ली राजहारा। और बस्तर में 2 जगह होता है, ओरी डोगरी। क्या होता है, ओरी डोगरी। एक अभी पीछे वाला सेट में पढ़ाए थे, बाला डीला क्वेश्चन आया था कि बाला डीला किसके लिए प्रसिद्ध था, तो लोहा के लिए।
बात समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित होता है। लेकिन अगर चंद्रपुर की बात कहेगा तो दंतवाड़ा, क्या हो जाएगा? दंतवाड़ा। चंद्रपुर के कौन सा? दंतवाड़ा जिला में मिलता है सबसे ज्यादा। ये हो गया छत्तीसगढ़ में, समझ में आया। सवाल पूछ लिया जाएगा कर्नाटक में भी होता है ना। कर्नाटक में अगर सवाल पूछ लिया जाए तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बोलो, कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है कर्नाटक में? बोलो कहाँ होता है? कर्नाटक में धारवाड़ में सबसे ज्यादा होता है, शिमोगा क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है, शिमोगा के बाद चित्रदुर्ग में सबसे ज्यादा मिलता है, चित्रदुर्ग के बाद चिकमंगलूर में सबसे ज्यादा मिलता है, चिकमंगलूर में मिलता है ना। चिकमंगलूर के बाद तुमकुर में सबसे ज्यादा मिलता है। तुमकुर जो होता है ये क्या है? लोहा के लिए क्या है? फेमस है। लेकिन सवाल और अंदर से पूछा जाता है। अगर पूछेगा कि बोलो, हाँ बोलो, अच्छा यही बता के छोड़ देते हैं। चिकमंगलूर में बाबा बुदन की पहाड़ी है, बाबा बुदन के पहाड़ी। अभी देखो जो जितना सेट पढ़ाए हैं ना वो सवाल यही सबसे छप के आया है। देखो बालाडीला पूछा था ना, तो ये छत्तीसगढ़ वाला था। अभी आप लोग को टेस्ट में डाले थे कुदेर मुख, क्या था? बोलो क्या था? पहाड़ी था ना। वह कर्नाटक के चिकमंगलूर में पाया जाता है। तो यहाँ पूछा जाएगा कुदेर मुख, क्या हो जाएगा? कुदेर मुख किसके लिए? 1892 मीटर क्या है ऊंचाई। ये बाबा बुदन की पहाड़ी कुदेर मुख जो होता है ये सब किसके लिए होता है? बोलो, लोहा के लिए होता है। केमानगुड़ी यहीं पे पड़ता है। कौन सा होता है? केमानगुड़ी। केमानगुड़ी के बाद हट्टा क्या बोला जाता है? कोलार फील्ड जो होता है, कोलार, हाँ कोलार फील्ड मतलब लोहा, लोहा भी रहता है कोलार। और लोहा मतलब उस जगह पे थोड़ा लोहा भी पाया जाता है साइड वाला एरिया में, कोलार, तो ये भी पाया जाता है। समझ में आया? तो ये सब लोहा का उत्पादन हुआ। बात समझ में आ गया। चलो आपको पीडीएफ बना के भेज दीजिए।